अधूरी हसरत। थका हारा कमज़ोर सा चेहरा घनी दाढ़ी में छुपा हुआ, चेहरे पर परेशानी की लकीरें उसकी पीड़ा अपने आप बयान कर रही थी। चश्मे की डंडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। चश्मे के अंदर से झांक रही आंखों में पानी की बूंदें तैर रही थी, जिससे लग रहा था कि वह बहुत रोया होगा। उसने चश्मा उतारकर अपनी आंखों को अपने हाथों से ही साफ किया और चश्मा दुरुस्त कर डॉक्टर के कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर सामने बैठा उसका ही इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो रामेश्वर, तुम्हारी बीवी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, शायद आज का दिन भी नहीं निकाले। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। रामेश्वर को कोई हैरानी नहीं हुई, मानो वह जानता था कि ऐसा ही होगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा, जहां हॉस्पिटल के वार्ड में उसकी पत्नी कमला पिछले कई माह से भर्ती थी और यहीं से उसकी अर्थी निकलने वाली थी शायद। वार्ड में रामेश्वर ने कमला के बेड के पास पहुंचकर मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। उसकी पत्नी बेड पर पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वह बेड पर ही बैठ गया और अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कमला, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही आंसू उसके गाल भिगोने लगे। रामेश्वर ने अपनी पत्नी के आंसुओं को साफ किया। रो मत पगली, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसकी पत्नी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद उसे तकलीफ हो रही थी। वह उसके करीब आया, अपना चेहरा उसके गाल से सटाया। बोलो कमला, तुम कुछ कहना चाहती हो शायद। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी कसम, आप उसे माफ़ कर देना, अपनी बेटी है वो। रामेश्वर बोला, तुम आराम करो, चिंता मत करो। रामेश्वर ने बात को टाला और कमला का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बैठ गया। वह रो रहा था। कमला भी उसे रोते हुए देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधला रही थी। उसकी आंखों के सामने से उसके पति का चेहरा मंद पड़ता हुआ गायब हो गया। शरीर ने एक आखिरी झटका खाया और आंखें निर्जीव होकर शून्य को ताकने लगी। उसकी मृत आंखों में अभी भी एक ही बात थी, उसे माफ़ कर देना। रामेश्वर का कोई सगा संबंधी नहीं था, सिर्फ एक दोस्त रतन था। क्रियाक्रम के बाद रतन वहाँ से चला गया था, क्योंकि रामेश्वर की इच्छा थी कि अपनी बीवी की चिता के पास अकेला बैठा रहे। उसे जिंदगी से कई सवाल पूछने जो थे। जलती चिता को घूरता हुआ रामेश्वर अपने अतीत में खो गया। रामेश्वर की शादी के कुछ महीने के बाद ही उसके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रामेश्वर अपनी पत्नी कमला के साथ इसी शहर में रहता था। वह बैंक में अस्थायी तौर पर चपरासी की नौकरी करता था। शादी के काफ़ी वर्षों बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम था आंचल। अपने माँ बाप की लाडली थी। दोनों पति पत्नी ने कभी भी उसे डांटा तक नहीं, प्यार से उसकी परवरिश की। वक्त के साथ आंचल बड़ी होती गई। स्कूल से कॉलेज का सफ़र कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। रामेश्वर ने करीब 3 माह की भागदौड़, जी हजूरी और डोनेशन के बाद उसका दाखिला कॉलेज में करवाया था। एक खुशहाल परिवार, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, चाहे जितनी बटोर लो। शाम को जब रामेश्वर घर में आता तो आंचल लिपट कर जब उनके गले मिलती तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती। कभी कभी
रामेश्वर सोचता, भगवान ने इतनी खुशियाँ सिर्फ उसके खाते में ही क्यों लिखी हैं। वह दिन में कम से कम 10 बार भगवान का धन्यवाद करता। रामेश्वर और कमला की दुनिया आंचल तक सीमित हो गई थी। उसका जीना, उसका मरना, उनकी मेहनत, उनके सपने, सब कुछ आंचल के लिए ही थे। आखिर उनका था ही कौन आंचल के सिवा। आंचल अपने पिता की परी थी, माँ की गुड़िया थी, दोनों का अरमान थी। आंचल रामेश्वर के परिवार की इज्जत शोहरत थी। गली मोहल्ले और जात बिरादरी में आंचल की होशियारी के किस्से सुनाए जाते थे तो दोनों पति पत्नी गौरवान्वित हो उठते। 9 सितंबर आंचल का जन्मदिन। रामेश्वर ने उस दिन छुट्टी लेकर दोनों पति पत्नी बाजार गए। गुब्बारे, मिठाइयाँ, केक, पता नहीं क्या क्या। मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियों को इकट्ठा कर घर को सजाया और केक तैयार कर आंचल की राह देखने लगे। आंचल के लिए आज माँ बाबा की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट था, लेकिन आंचल नहीं आई। बहुत इंतज़ार किया। जब रात 9 बज गए तब सब मोहल्ले वाले चले गए और पति पत्नी आंचल की खोज में इधर उधर भटकते रहे। यह खोज लंबी चली। तीसरे दिन जाकर पुलिस को पता चला कि आंचल अपने सहपाठी छात्र राजू के साथ भाग गई है। पुलिस ने दोनों का पता लगाया। दोनों मिले भी, लेकिन बतौर पति पत्नी। दोनों ने शादी कर ली थी। आंचल ने अपने माता पिता से मिलने से मना कर दिया था। उसने कहा कि वह बालिग है और अपना भला बुरा समझती है। दोनों ने स्वेच्छा से शादी की थी, लिहाजा कोई मामला नहीं बनता था। पुलिस ने आंचल व उसके पति राजू का पता रामेश्वर को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर दे दिया था कि अगर चाहे तो वहां जाकर मिल सकते हैं। रामेश्वर की दुनिया उजड़ गई थी। आंचल के भागने की खबर सुनते ही कमला बीमार हो गई थी। यह बीमारी करीब 8 साल तक चली। इस दरमियान रामेश्वर काम पर नहीं जा सकता था। वह कमला की देखभाल करता, कुछ इधर उधर से मांग कर लाता और कमला को खिलाता। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने कन्नी काट ली। लोगों का आना जाना बंद हो गया। आखिरकार उसे भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब कमला की चिता बुझ चुकी थी। अंगारे अभी भी तपन पैदा कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा तपन रामेश्वर के भीतर थी। उसे कमला के आखिरी शब्द याद आए, उसे माफ़ कर देना, अपनी बेटी है वो। रामेश्वर ने उदास चेहरे से चिता को निहारा, मानो अपनी पत्नी को निहार रहा हो। वह बड़बड़ाया, पगली कहीं की, तुमने भी धोखा दे दिया। वह वापस उसी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा जहां कमला भर्ती थी। पुनः वही डॉक्टर का कमरा, अंदर प्रवेश, सामने डॉक्टर बैठा हुआ था। रामेश्वर को देखते ही भरी आंखों से डॉक्टर ने कहा, आओ रामेश्वर, तुम्हारी बीबी कमला का पलंग खाली हो गया है, वही तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें गंभीर ब्लड कैंसर है, तुम्हें अब इलाज की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारी बीवी की खुशियों की खातिर अब तक तुमने इलाज नहीं लिया, लेकिन अब तुम भर्ती हो सकते हो। रामेश्वर बोला, जी डॉक्टर साहब, और वह उसी वार्ड की तरफ बढ़ गया जहां कल तक उसकी पत्नी कमला भर्ती थी। आज उस पर वह भर्ती होने जा रहा था, जिंदगी के आखिरी पड़ाव के लिए। उधर डॉक्टर के कमरे में डॉक्टर ने नर्स को हिदायत दी, देखो तुम रामेश्वर का ख्याल रखना। माना यह सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हम इंसान हैं और हमें इंसानियत को निभाना है। उसके पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, ना पैसा, ना कोई सहारा। एक दोस्त है उसका, कोई रतन करके, वह आता जाता है कभी कभी। यूँ समझ लो हम ही उनका परिवार हैं। नर्स ने स्वीकृत में गर्दन हिलाई और दवाई की पर्ची लेकर वार्ड की तरफ बढ़ गई। कुछ हफ्तों के बाद रामेश्वर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसका अंतिम संस्कार उसके दोस्त रतन ने किया
और एक लिफाफा हाथ में लेकर उसकी बेटी के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, टूटी फूटी खाट पर उसका पति लेटा हुआ था। वह उसके पास बैठी थी। पास में एक 6 साल का बेटा और लगभग 4 साल की बच्ची खाना खा रहे थे। घर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके पति की किडनी खराब थी, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने 11 लाख रुपए मांगे थे। लिहाजा हैसियत नहीं होने से वह कोने में एक खाट पर पड़ा जिंदगी की जंग लड़ रहा था। फीस के अभाव में बच्चों को 2 माह पूर्व स्कूल से निकाल दिया था। वह अपने पति को दवाई देकर पलटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा एक वृद्ध हाथ में लिफाफा लिए खड़ा था। वह खुशी से चिल्लाई, रतन काका आप? हाथ में लिफाफा लिए रामेश्वर का दोस्त रतन खड़ा था। वह जाकर रतन से लिपट गई, लेकिन रतन ने उसे झटक कर अपने से दूर किया। क्रोध भरी नज़रों से उसे घूरा और हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसे थमाया और वापस पलट गया। आंचल ने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन रतन नहीं रुका। उसने हैरानी से लिफाफा खोला। दोनों बच्चे भी पास आ गए थे। उसका पति भी हैरानी से उसे देख रहा था। वह भी उठकर धीरे धीरे उसके पास आ गया था। लिफाफे में उसके नाम से अकाउंट पे एक चेक था और एक चिट्ठी जो उसके नाम से लिखी थी। आंचल हमारी गुड़िया, हमारी नन्ही परी, प्यार, तुम्हें पाकर हम जीवन में इतने खुश हो गए थे कि बार बार ईश्वर का धन्यवाद देते थे। इसलिए शायद ईश्वर हमसे नाराज हो गया। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसने शादी भी कर ली है और बेटा बेटी भी है। जब कमला भरती थी तब मैं रोज़ तुम्हारे घर के सामने वाले बाग में आकर तुम्हें निहारता था, बच्चों को निहारता था, दामाद जी को देखकर खुश होता था। लेकिन बेटी, कभी तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम शर्मिंदा हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बेटी। अरे तुम तो मेरी परी हो, हमारे सपनों की परी। भला तुमसे नाराज़गी कैसी? तुम तो हमारी दुनिया हो। बेटी, तुम्हारी शादी के लिए हमने बहुत सपने सजाए थे। बूंद बूंद करके हमने तेरी खुशियों की विदाई के लिए 12 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, जो रतन के पास जमा थे। ब्याज सहित 15 लाख हो गए हैं। अब मेरा है ही कौन, इसलिए मकान मैंने रतन के नाम कर दिया है और मकान का पैसा 17 लाख रुपए भी रतन के पास हैं। यह 32 लाख रुपए का चेक तेरे नाम से काटा हुआ है। यह तेरी अमानत है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मैं राजू का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिला था। उसने बताया था काफ़ी खर्चा है। दामाद जी का अच्छे से इलाज करवाना, बच्चों को अच्छी परवरिश देना और अच्छे संस्कार देना, मुझसे बेहतर देना, क्योंकि शायद हमसे कोई कमी रह गई, इसलिए तुम बिना आशीर्वाद के विदा हो गई। जीवन में कोई शिकायत नहीं बेटी, बस तेरा ब्याह अपने हाथों से नहीं कर सके, यह अफसोस ज़रूर है। तेरी माँ मरते मरते कह रही थी उसे माफ़ कर देना, अपनी बेटी है। पगली कहीं की, माफ़ी कैसी जब तुमसे कोई शिकायत ही नहीं। तू तो हमारी ज़िंदगी थी और ज़िंदगी से शिकायत कैसी। तेरी माँ तो रही नहीं, मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सदा खुश रहो। और एक विशेष बात, अपनी बेटी को समझाना कि वह भागे नहीं। वह जहाँ चाहे उसकी शादी करवाना, लेकिन भेजना उसे आशीर्वाद देकर, धूमधाम से, दुनिया के सामने। कन्यादान तुम्हारा और दामाद जी का हक है बेटी, उसे मत खोना। जब कोई बेटी भाग जाती है तो लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है बेटी। बेटी का भागना माँ बाप के लिए जीते जी मरने के समान होता है। भगवान से प्रार्थना है कि अगले जन्म में तुम हमारी बेटी के रूप में ही जन्म लो, ताकि अधूरी हसरत पूरी कर सके, तुम्हारा कन्यादान कर सके। बेटियां किसी भी रूप में हो, हमेशा प्यारी होती हैं। ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पापा रामेश्वर। उसने चेक देखा जिस पर नाम लिखा हुआ था आंचल राजू बंसल। रकम पूरी 32 लाख। वह वहीं बैठ गई, आंखें हैरानी से फटी हुई। बड़ी मुश्किल से उसके गले से चीख निकली, पापा। वह राजू से लिपट कर वह दहाड़े मार कर रो रही थी और अपने किए पर पछता रही थी।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।